हेलो एवरीवन। तो ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं 10 मोर क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज कल्चरल लैग? ऑप्शन 1 व्हेन ए कल्चर लैग्स बिहाइंड अनदर। Option 2 when the non-material aspect of culture lags behind the material aspect. Option 3 it's reverse, right? And then option 4 when folk culture lags behind dominant culture. आप स्लाइड को स्टॉप कर सकते हो, इस वीडियो को स्टॉप करो एंड देखो कि कौन सा करेक्ट आंसर है। यू नो द कल्चरल लैग इज कॉन्सेप्ट गिवन बाय होम? टेल मी। William F. Ogburn, right? And the correct answer is when the non-material aspect of culture lags behind material aspect. क्या होता है कि when society rapidly develop होती है, rapidly innovate होता है, तो बहुत सारे material aspect like means of transport, technology, medicine, type of building, it come very quickly, right? In rapid succession. बट उसको कंट्रोल करने के लिए नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क, दैट इज नॉर्म, वैल्यू, लीगल एस्पेक्ट और सोशल एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता है, उसको आने में टाइम लगता है। तो इस फिनोमिना को व्हेन नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर लैग्स बिहाइंड मटेरियल एस्पेक्ट इज कॉल्ड कल्चरल लैग, गिवन बाय विलियम एफ ऑगबर्न, राइट? अच्छा, इसका रिवर्स भी होता है। कई बार रूल्स आ जाते हैं, नॉर्म्स आ जाते हैं या लीगल फ्रेमवर्क आ जाता है, लेकिन उसका मटेरियल एस्पेक्ट्स नहीं आता, तो उसको कहते हैं रिवर्स कल्चरल लैग। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स कल्चरल लैग? टेल मी, हु हैज गिवन? मैकआइवर एंड पेज। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 12. Which of the following sociologists propounded social fact as subject matter? Option 1 is Max Weber. Option 2 is Karl Marx. Option 3 is Emile Durkheim. Option 4 is G.H. Mead. आप सभी को पता है कि मैक्स वेबर का जो सब्जेक्ट मैटर था वो क्या था? सोशल एक्शन। कार्ल मार्क्स का सब्जेक्ट मैटर था वो क्या था? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, राइट? एमाइल दुर्खेम का सब्जेक्ट मैटर क्या था? दैट वाज एसेंशियली सोशल फैक्ट्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया एमाइल दुर्खेम। आपको पता है कि सोशल फैक्ट क्या होता है, राइट? वेज ऑफ एक्टिंग, फीलिंग, थिंकिंग दैट इज एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल एंड कोवर्सिव ओवर देम। यू नो, सोशल फैक्ट को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें टेक सोशल फैक्ट एज थिंग्स। एमाइल दुर्खेम ने क्यों कहा कि टेक सोशल फैक्ट एज ए थिंग्स? बिकॉज he want to study phenomena in distinctly sociological way. The moment you take social fact as a things, you separate it from two disciplines. First one is philosophy, second one is psychology. Those days, you know, sociology was not independent discipline. So Emile Durkheim wanted to make sociology an independent discipline, and for which उन्होंने कहा कि take social fact as a things, as a concrete objective reality that can be directly seen and objectively measured. इसके बाद G.H. मीड की बात करें तो ये फाउंडिंग फादर है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का, यानी ये बात करते हैं हाउ पीपल इंटरैक्ट थ्रू सिंबल्स, राइट? इसके बाद इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोसेस में गेम स्टेज, प्ले स्टेज का बात किया है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13. So which of the following sociologists propounded social action? I just told you, ये तो वही बात होगी कि मैं कह रहा हूं मेरे पॉकेट में एक लड्डू है और अगर तुम बताओगे मेरे पॉकेट में क्या है तो मैं ये लड्डू तुम्हें दे दूंगा। बताओ मेरे पॉकेट में क्या है? तो आपको पता है कि which of the following sociologists propounded social action? None other than Max Weber. Social action और study society through social action is essentially micro-sociological perspective, right? And it is essentially non-positivist or post-positivist approach. अंडरस्टैंड? बाकी सारे ऑप्शन कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खेम, G.H. मीड को मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14. Who said
द हॉलोड विलेज एंड होपफुल स्लम, यानी कि गांव बिल्कुल खाली होता जा रहा है अंदर से, और जो स्लम है यानी अर्बन एरिया स्टिल वहां पे होप है। ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन बी आर अंबेडकर, ऑप्शन 2 गांधी, तीसरा दीपांकर गुप्ता, एंड ऑप्शन 4 बोथ 1 एंड 2। सो आप टेम्प्ट मत हो जाना, जहां भी देखो बोथ 1 एंड 2 उसको मान कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बी आर अंबेडकर ने कभी नहीं कहा द हॉलोड विलेज एंड होपफुल स्लम। बी आर अंबेडकर ने कहा कि विलेज आर द सेसफुल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, डिग्रेडेशन एंड वर्स, कि विलेज में बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। गांधी ने क्या कहा था? गांधी सेड दैट इट इज द विलेजेस वेयर इंडियाज सोल और द ट्रू इंडिया लिव्स, यानी गांधी ग्लोरिफाइड विलेज बट with a pinch of salt, with a pinch of caution. You know why? Because Gandhi was well aware that village में डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। That's why गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में अनटचेबिलिटी को बहुत डीपली एड्रेस किया गया था। इसके बाद थर्ड ऑप्शन दैट इज दीपांकर गुप्ता। दीपांकर गुप्ता सर ने ही बोला है द हॉलोड विलेज एंड होपफुल स्लम। दीपांकर गुप्ता JNU में ही प्रोफेसर थे। आई एम फ्रॉम JNU ओनली, सो आई हैव extreme respect for him, and he conceptualized the idea that the village are becoming hollow because the traditional structure of village is losing tenacity. बट वहां पे सोशल मोबिलिटी इज वेरी लिमिटेड, विलेज में सोशल मोबिलिटी ज्यादा नहीं है। सो इवन अर्बन एरिया विच इज स्लम, अर्बन स्लम ऑफर मोर मोबिलिटी। स्लम में क्राइम होगा, स्लम में बेसिक अमेनिटीज लाइक पाइप्ड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन नहीं होगा, लेकिन वहां के लोग होपफुल हैं कि टुमारो में बी बेटर, बिकॉज यहां पे गवर्नमेंट एजुकेशन है जो बेटर है, यहां पे खूब सारी अपॉर्चुनिटी है, अनस्किल्ड वर्क तो इजीली मिल जाता है अर्बन एरिया में। इन सभी चीजों को देखकर दीपांकर गुप्ता ने कहा था द हॉलोड विलेज एंड होपफुल स्लम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 दैट हु स्टडीड Italian gangster in street corner society. You know, street corner society is one of the greatest ethnography done by sociologists, because इस बुक में विलियम फोथेवाइट ने ये दिखा दिया था कि जो आप सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये स्लम्स है और आइसोलेटेड एरियाज है जो ऑर्गेनाइज नहीं है, वहां पे कोई सोशल स्ट्रक्चर नहीं होता। बट विलियम एफ वाइट ने अपने स्ट्रक्चर में दिखाया कि लुक, देयर इज ए सोशल स्ट्रक्चर इवन इन स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी और द स्लम इन अमेरिका। सो सोशल स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर। अब आते हैं ऑरोन सिकोरेल पे। तो इन्होंने जुवेनाइल जस्टिस की स्टडी किया था कि हाउ आवर जस्टिस सिस्टम मेकिंग जुवेनाइल delinquent, the way our school and criminal justice system behave, right? They make juvenile people criminal, so no one born criminal. Sociologists say that no one born criminal, right? Society makes them so. कोई भी अपराधी पैदा नहीं होता, ये समाज है जो किसी को अपराधी बना देता है। इसके बाद दुर्खेम। सो व्हाट डिड दुर्खेम स्टेट? दुर्खेम स्टेट ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, पितरिन सोरोकिन। पितरिन सोरोकिन इज वेरी इंटरेस्टिंग। जनरली सोशियोलॉजी में थिंकर्स होते हैं वो या तो किसी और पर्सपेक्टिव से होते हैं या मार्क्सिस्ट होते हैं। Pitrim Sorokin was essentially anti-communist. Pitrim Sorokin was a Russian thinker who was exiled from Russia after Russian Revolution. पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा में कुछ समय तक रहे, बाद में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करा था। पित्रिम सोरोकिन इज वेरी फेमस फॉर हिज स्टडी ऑफ सोशल चेंज, सोशल मोबिलिटी। अंडरस्टैंड? सो पित्रिम सोरोकिन को आप याद रखना सोशल मोबिलिटी के लिए। इन्होंने कहा देयर कैन बी सोशल सिंकिंग और सोशल राइजिंग। और इनके जो स्टूडेंट्स थे टेलकॉट पार्सन, उन्होंने फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी को आगे बढ़ाया था। एंड टेलकॉट पार्सन आई विल डिस्कस इन कमिंग क्वेश्चन इन डिटेल।
Next question is question number 16. So, Agronauts of Western Pacific was penned by, it's a very famous book, Agronauts of Western Pacific. Agronauts क्या होता है? It's a Greek mythological people. They were seafaring people. Okay. So, Agronaut of Western Pacific को किसने लिखा है? Option 1 Malinowski, Bronislaw Malinowski, A.R. Radcliffe Brown, Mayer Fortes and W.H.R. Rivers. Can you tell me that who actually penned down the Argonauts of Western Pacific? The correct answer is none other than Bronislaw Malinowski. So it's the Bronislaw Malinowski who was trapped during First World War in Western Pacific, right? New Guinea, and say Melanesia country like say Fiji, right? So there he studied Argonauts of Western Pacific, right? His famous theories are like Collaring Exchange. Okay, he studied Trobriand Island. Okay, so now can you tell apart from Argonauts of Western Pacific is any other book? His another book is Sexual Life of Savage. You can note down, you might forget. Now come to Radcliffe Brown studied which Indian tribe? Where did he study? And his book name is Andaman Islander. So he studied Andaman Nicobar Island tribes. Okay. Now Mayer Fortes. So Mayer Fortes studied where? He studied in Africa, Talensi and Asante tribe. Okay. And he also worked with whom? E. Van Pritchard. And the book name is African Political System. W.H.R. River, you know that he studied Toda tribe, where in Nilgiris. W.H.R. River was also the guide of whom? Tell me. Indian sociologist G.S. Ghure. All right. And you know he studied Toda tribe. Toda tribe is famous for one thing, fraternal polyandry. So जितने भी भाई होते हैं वो मिलकर के एक वुमेन के साथ मैरी करते हैं. So their fraternal polyandry is practiced. Now come to the next question. Question number 17. So who studied Jajmani system in Eastern UP? Robert Redfield, M.N. Srinivas, G.S. Ghure, William Weiser. So the correct answer is none other than William Weiser. He came with his wife Charlotte Weiser. से लिखते हैं ना Charlotte. The correct pronunciation is Charlotte Weiser. So Jajmani system is, what is Jajmani system? Jajman and Kameen, it is intercaste and intergenerational relationship in which Kameen provides services to Jajman and in turn Jajman give in काइंड मोस्टली और समटाइम इन कैश. मींस क्या होगा, जैसे बार्बर है वो एक जमींदार से अटैच्ड है, तो जब क्रॉप हार्वेस्ट होगा तो जमींदार उसे बहुत सारी और जितनी भी चावल की बोरी देगा और इसके एवज में वो बार्बर पूरे साल उसके हर फैमिली मेंबर को उसको बार्बर का सर्विस देगा, यानी उसके हेयर कट करेगा. और ये डिफरेंट कास्ट में होता है, सेम कास्ट में नहीं होता, बिकॉज एक कास्ट का ऑक्यूपेशन सेम होगा तो उसमें डिपेंडेंस नहीं होगी. सो डिफरेंट कास्ट. एंड जब जजमान या कमीन का डेथ हो जाता है तो फिर उसके डिसेंडेंट्स यानी उसके परिवार वाले भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी ये इंटरजेनरेशनल भी चलता रहता है. ऑल राइट. सो हु स्टडीड? विलियम वाइजर. बुक का क्या नाम था? बुक नेम वाज बिहाइंड मड वॉल्स. ओके. अब आते हैं बाकी रॉबर्ट रेडफील्ड. रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या स्टडी किया था? ही स्टडीड टप्पोसालान विलेज वेयर ही स्टडीड इन मैक्सिको. एंड व्हाट कॉन्सेप्ट ही प्रोपाउंडेड? टेल मी which concept? Little tradition and great tradition. And in India, little tradition and great tradition, what it became? Universalization and parochialization. By whom? Mackie Marriott. Mackie Marriott studied which village? Tell me, which village Mackie Marriott? Kisangadi. Where? In Aligarh district. All right. So M.N. Srinivas. M.N. Srinivas, you know very well and in detail that he studied in Coog, and his famous concept is like dominant caste, vote bank,
right? And his famous book is The Remembered Village, right? M.N. Srinivas, I will talk in detail in coming days. Now come to G.S. Ghure. So, what did G.S. Ghure study? G.S. Ghure studied a tribe called Mahadev Koli. What else he has given? What else? I mean, what was his book name? Caste and Race in India. So, he talked about 6 essential or classic attribute of caste. Okay? And now come to, so William Weiser, I discussed that he gave, actually he was a missionary. He came with his wife Charlo Weiser, and he written the book Behind Mud Walls, in which he talked about Jajmani system. Same village was revisited by whom? Susan Wadley, right? और उसने देखा कि how that village had changed since then. So ये बहुत ही interesting ethnographic study है. अब आते हैं next slide पे. So the question number 19. Who coined the term nomothetic and idiographic? So the first option is William Wendelband. Second option is Immanuel Kant. Third option is Hegel. Fourth option is Ludwig Feuerbach. So nomothetic and idiographic कॉन्सेप्ट को किसने कॉइन किया था? इसेंशियली दीज कॉन्सेप्ट्स आर टेकन फ्रॉम फिलॉसफी. ओके, ये सोशियोलॉजी में फिलॉसफी से लिया गया है. सो हु कॉइन्ड? द करेक्ट आंसर इज नन अदर देन विल्हेम वेंडलवैंड. सो essentially he was neo-Kantians. Okay, so what is nomothetic? Nomothetic is something which you generalize. Okay, you put in a category that is pervasive. For example, general science is nomothetic because आप उसमें एक generalize करते हो ना. यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है लॉ ऑफ ग्रेविटी. जब आइजक न्यूटन ने दिया तो वो ग्रेविटी दुनिया के किसी कोने में भी लगेगा. सो बेसिकली द नेचुरल साइंसेस आर नोमोथेटिक इन नेचर, while idiographic is isolated, but idiographic studied a deep study of a single isolated phenomena. For example, you study in history is essentially idiographic. जब आप मुगल एम्पायर पढ़ते हो तो आप ये नहीं पढ़ते हो इन जनरल कि मुगल एम्पायर और गुप्त एम्पायर में कॉमनलिटीज क्या था. आप मुगल एम्पायर की डीप स्टडी करते हो. अंडरस्टैंड? सो सोशियोलॉजी बाय अर्ली सोशियोलॉजिस्ट इज एसेंशियली नोमोथेटिक. ओके, एंड इडियोग्राफिक एंड other discipline, for example history, is essentially idiographic. Okay, now talk about Immanuel Kant. So आप जानते हो कि Immanuel Kant was philosopher of idealist tradition, right? He talk about ideas, that idea change society. Hegel was also, greatly inspired, right, from Immanuel Kant. Okay, so that's why Hegel talked about dialectical idealism. Understand? Because he was also idealist. Immanuel Kant की famous book क्या है? Very famous book. Tell me. Critique of the Pure Reason. Understand? इसके बाद आप ये बताओ कि हेगल के 2 very important books क्या हैं? बताओ. 2 books are Phenomenology of Spirit and Logic of Science, right? So Hegel talked about phenomenology of spirit, लेकिन हमारा भी phenomenology एक perspective है. Understand? And who is the main person or main sociologist in phenomenology? P for phenomenology, PAS, Alfred Schutz. When you talk about phenomenology, you should remember ASPAS. AS stand for Alfred Schutz. So that is the mnemonic you can keep in your mind to remember it. Now the Ludwig Feuerbach, what is his role in sociology? Marx took materialism from Ludwig Feuerbach. Understand? So Ludwig Feuerbach helped in developing
Karl Marx, historical or dialectical materialism. Now come to the next question. Who classified society in terms of savage, barbarian and civilized? Right? Option 1 is Durkheim, option 2 is Tönnies, option 3 is Oscar Lewis, and option 4 is E.B. Tyler. The correct answer is none other than E.B. Tyler. And E.B. Tyler is criticized for what? Being exceedingly ethnocentric. How you can say other society as savage, barbarian and civilized? He called that we are civilized, or those primitive tribes are either stage of savagery or barbarianism. So then came Franz Boas and he criticized vehemently. Even Ruth Benedict have criticized. You know, the Boasian were the group of anthropologists who vociferously opposed ethnocentric interpretation of anthropological studies. All right. So now I'm in last video or the last question series, I talked about who coined the term ethnocentrism and in which book. And I also talked that one sociology talked about Orientalism. Now in down comment, you write down who was the sociologist who coined ethnocentrism, what was the book, and the sociologist who coined the term what? Orientalism, right? And guys, iske baad you remember that Durkheim has coined what type of society? Society based on organic solidarity and society based on मैकेनिकल सॉलिडारिटी. मैं इतना बार रिपीट करूंगा ना कि सारे कॉन्सेप्ट आपके टिप ऑफ टंग पे हो जाएगा एंड यू विल एंजॉय सोशियोलॉजी. राइट? टोनीज टॉक्ड अबाउट Gemeinschaft and Gesellschaft. Oscar Lewis talked about culture of poverty. You know, Oscar Lewis ने इंडिया में भी स्टडी किया था किस चीज का? जजमानी सिस्टम का. और जो जजमानी सिस्टम को जो कहा जा रहा था कि इट इज हाईली फंक्शनल, ओस्कार लेविस सेड दैट नो 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 नो, इट हाईली एक्सप्लॉयटेटिव. वैसे ही ओस्कार लेविस वेंट टू वेयर? तपोसलान विलेज, स्टडी बाय रॉबर्ट रेडफील्ड. रॉबर्ट रेडफील्ड स्टडीड फ्रॉम फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेड दैट everything is fine in village. But Oscar Lewis goes there and studied from conflict perspective and said that village is full of conflict. So that's how perspectives are important in sociology. In sociology, society will look to you the way you observe. What is your perspective? The glass you are wearing, right? To try to understand these nitty-gritty of sociology. See, these question series are designed to make you great sociologist, right? सिर्फ सिलेक्शन नहीं करवाना है तुम्हारा CUET में और नेट JRF में, तुम एक अच्छे सोशियोलॉजिस्ट बनोगे. सो अगर आपने यहां तक देख लिया है तो मेरा चैनल नया है, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच.